बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल। आज का लेक्चर बहुत कीमती लेक्चर है। ये है प्री ट्रायल प्रोसीजर या मुकम्मल फौजदारी क्रिमिनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि एक मुजरिम तो नहीं कहना चाहिए, एक मुजरिम तो वो तब बनेगा जिस टाइम अदालत फैसला कर देगी कि इसने जुर्म किया है। जब तक फैसला नहीं होता वो मुजरिम नहीं होता, वो मुल्जिम होता है, अक्यूज्ड होता है, क्रिमिनल नहीं होता। तो एक मुल्जिम जब अरेस्ट होता है, गिरफ्तार होने के बाद से वो किन किन मरहलों से पुलिस उसको गुजार के लेके जाती है, क्या क्या उस पे बीतती है और किस कानून के तहत ये सब कुछ गुजरता है और वो किस तरीके से अब अदालत में जाके केस लगता है। यानी पूरे थाने की जो पूरी कार्रवाई है ना, ये आज हम वो पूरे थाने की, पुलिस स्टेशन की पूरी कार्रवाई पढ़ रहे हैं कि पुलिस उस मुल्जिम को जब पकड़ लेती किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, वो इन सब मराहिल से गुजर के जाएगी। वो बेशक कत्ल का हो, बेशक डकैती का हो, कोई भी हो, वो जुर्म कॉग्निजेबल होता है जिसमें पुलिस किसी भी शख्स को बगैर मजिस्ट्रेट के गिरफ्तारी वारंट के उसको गिरफ्तार कर सके, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। जितने बड़े बड़े जुराइम है, चोरी है, डकैती है, रेप है, कत्ल है, लड़ाई झगड़े हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो आज हम वो सारा का सारा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो इसके अंदर पूरी थाने की, पूरी पुलिस की जो कार्रवाई, पुलिस के मराहिल, पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस, एक मुल्जिम किन किन मरहलों से कैसे कैसे गुजर कर फिर अदालत तक पहुंचता है, वो सारी आप बीती जो उस पर बीतती है वो हम आज देखेंगे। तो ये लेक्चर ना सिर्फ LLB के लिए, LLM के लिए, बल्कि लॉ गेट के लिए, इसके अलावा तमाम तरह के जुडिशल इम्तहानात जिनमें सिविल जजेस, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जजेस, ADPP, DDPP, एनीवन, जो भी इम्तहान है वो सब तरह के जुडिशल इम्तहानात के लिए बहुत कीमती लेक्चर, और एक आम शख्स के लिए बड़ा कीमती। उसको ये पता होना चाहिए कि जब एक शख्स गिरफ्तार होता है, अल्लाह ना करे नागहानी मुसीबतें किसी वक्त भी नाजिल हो जाती हैं, तो अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नागहानी आफात से, आजमाइश से हमेशा बचा कर रख। आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर उसको पता होना चाहिए कि किस किस मराहिल से अब ये हमारा मुल्जिम गुजर रहा है, अब इस पे क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, इस स्टेज पे क्या होगा, ये सब आज हम देखेंगे। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला है कि सबसे पहले इस क्रिमिनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ऑफेंस कमिटेड होना चाहिए, जुर्म होना ज़रूरी है। वो जुर्म कौन सा हो? कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब जिसमें पुलिस बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? पुलिस का वो पावर कि जिसको वो सिर्फ 24 घंटे के लिए इस्तेमाल करती है। ये भी याद रखना कि अक्सर पूछा जाता है कि उसने गिरफ्तार कर लिया बस ख़त्म। नहीं नहीं, सिर्फ उसको 24 घंटे की इजाज़त है कि वो मजिस्ट्रेट की बगैर इजाज़त के पकड़ लेगी। 24 घंटे के बाद फिर वो पाबंद होती है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। हम देखते हैं इंशाअल्लाह भी। तो सबसे पहले क्या कि ऑफेंस कमिटेड, वो कॉग्निजेबल होना चाहिए। आप CRPC खोलें, उसमें शेड्यूल दिया होगा, उसके अंदर आप जाके जिस टाइम देखें तो उसके अंदर क्या होगा, हर जुर्म की दफ़ा के साथ लिखा होता है कि ये कॉग्निजेबल है। तकरीबन सारे कॉग्निजेबल उसके अंदर होते हैं कि यानी वो तमाम जुर्म जिनमें पुलिस पकड़ती है, बड़े बड़े जो जुर्म होते हैं वो कॉग्निजेबल ही होते हैं बस। तो वो तकरीबन सारे कॉग्निजेबल है। अब है हमारे पास, जैसे जुर्म कॉग्निजेबल हुआ, अब ज़रूरी ये नहीं कि वो शख्स ही जाके FIR दर्ज करवाए जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। यानी विक्टिम ज़रूरी नहीं है, उसका रिश्तेदार, उसका हमसाया या कोई भी ऐसा शख्स जो इन्फॉर्मेंट हो, जिसको ये पता हो कि कोई जुर्म कमिटेड हुआ है कॉग्निजेबल, वो पुलिस के पास जाके इतला देगा
کہ एक कॉग्निजेबल जुर्म हुआ है, ए कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन द पार्टिकुलर एरिया ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। बस कि इस पुलिस स्टेशन के पार्टिकुलर एरिया में एक खास तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। जैसे वो जाकर देगा तो उसकी जो वो बताएगा कि कौन सा जुर्म हुआ है, कत्ल हुआ है, डकैती हुई है, क्या हुआ है, ये जरूरी नहीं कि एफआईआर में ईच एंड एवरीथिंग आपको बताना जरूरी है। हमारा एफआईआर का जो लेक्चर है उसको देखें, उसमें हमने यही चीज बताई है कि एफआईआर कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है कि उसमें हर डिटेल हो कि दाईं तरफ फलां खड़ा था उसने वहां से गोली मारी, बल्कि हंसी आती है, रोना भी आता है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि 10 बंदे यहां से फायर कर रहे, 10 बंदे यहां से फायर कर रहे, ये लोग बता रहे कि पहला फायर इसने किया, ये इस तरफ से निकला और जाकर उसकी बाईं टांग में लगा, वहां से जो फायर आया वो दूसरे नंबर पे उसने किया, वहां से वो निकलकर इस साइड से इसको लगा। भाई एक आप सिर्फ खाली यहां से देख लें, जो एक क्रिकेट का मैच होता है ना, उसमें भी बॉल की हिट को देखने के लिए कि वो क्या हिट हुई है, जमीन से लगी है, बैट को लगी है, कितने कैमराज नस्ब होते हैं, उसके बावजूद भी फैसला करना मुश्किल होता है कि इसका क्या करें। ये तो गोलियों की बरसात हो रही है, गोली की स्पीड कौन देख सकता है, तो ये एक मजाक है। इसीलिए कानून में क्या कहा कि एफआईआर में जरूरी नहीं कि आप सब चीजें बताएं, सिर्फ ये बताएं इस बंदे ने उसके ऊपर फायर किया, बस। ये नहीं किस तरह किया, कैसे किया, ये नहीं, ये बाद की इन्वेस्टिगेशन की बात है। एफआईआर सिर्फ क्या है कि एक जुर्म हुआ है, तो क्या एफआईआर वो जाके दर्ज कराएगा, मुहर्रर जो वहां पे होता है, जो आम जो तरीका है, मुहर्रर जो बैठा होगा वो उसको सुनेगा, और जो सुनने के बाद जो है वो शख्स क्या करता है, उसकी एफआईआर को रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग कर लेगा, उसको लिख लेगा। अगर वो लिखी लिखाई है उसको लेकर उसके साइन करवा लेगा, और फिर उसको पढ़कर सुनाएगा कि क्या जो मैंने तुम्हें लिखी, जो तुम जबानी बता रहे थे वो मैंने इस तरह लिखी है, तो क्या ये वही है जो तुमने लफ्ज बोले। अगर जबानी बताएगा तो वो कहेगा हाँ मैंने यही लफ्ज बताए हैं, तो उसके सिग्नेचर ले लेगा। अगर उसने खुद लिख के दी है तो उसके सिग्नेचर लेकर ठीक है जी आप दर्ज करा जाए, हम इसको देखते हैं कि ये जुर्म हुआ है या नहीं। यह है एफआईआर। दूसरी है एसआईआर, सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और एसआईआर सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कि यानी दूसरी एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, मगर आजकल जो केस लॉज हैं उनमें यही कहा गया कि दूसरी एफआईआर को आप ना दर्ज किया करें, इसको पहली ही एफआईआर माना जाएगा, उसका सिर्फ एक काउंटर पार्ट माना जाएगा। वो फिर हम बाद में जाके वो करेंगे। एक जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक शख्स खानपुर में रहता है, उसके घर में कोई अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ, कोई जुर्म हुआ, वो शख्स, उसके बीवी बच्चे वहां पर हैं, वो शख्स इस्लामाबाद है, और वहां पर जो बीवी बच्चे हैं वो इस काबिल नहीं है, या कोई ऐसे हालात हैं कि वो पुलिस स्टेशन खुद नहीं पहुंच सकते, वो अपने उस शख्स को इतला दे देते हैं कि आप इस्लामाबाद हो, हमारे घर में डकैती हुई या कुछ हुआ अल्लाह ना करे, तो वो शख्स अब इस्लामाबाद के थाने में जाएगा और ये कहेगा कि मुझे अभी कॉल आई है 10 बजे, तो मैं आपके पास 10:30 बजे 10:15 बजे पहुंचा हूं, मैं अपने घर से दूर हूं, फला फला मजबूरी है कि मेरे घर वाले पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, तो आप मेरी एफआईआर दर्ज कर लें ताकि मैं आपको जो एफआईआर कर रहा हूं ये प्रॉम्प्ट है, एन मौके पे मैंने आके डिले नहीं किया, मैंने फौरी आपको आके बताया ये एफआईआर जो वो दूसरा जो है शहर का जो या किसी भी पुलिस स्टेशन का जो उसके इलाके का नहीं है, हुई है खानपुर में, फॉर एग्जांपल खानपुर के सिटी एरिया में हुई है, तो ये केस सिटी पुलिस स्टेशन का था, वो जाके करवा रहा है इस्लामाबाद के किसी भी पुलिस स्टेशन में, लाहौर के किसी भी जगह के, तो ये कहता है कि ताकि मेरी एफआईआर में डिले ना आए, ताखीर ना आए, देरी ना आए, तो वो क्या करेगा, वहां से एफआईआर जो दर्ज करवाएगा ना उसको कहते हैं जीरो एफआईआर। उसका फायदा ये होगा कि वो एफआईआर जब लेकर आएगा वो उस एफआईआर के ऊपर वो नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, उस एफआईआर को उसको फिर खानपुर ही दर्ज करवाना पड़ेगा। तो वो खानपुर लेकर आएगा, देखो
मैं इस्लामाबाद था, मेरी फैमिली को फलां मजबूरी थी, वो अब तक नहीं पहुंच सकी, उन्होंने मुझे इत्तला दी, तो मैंने फौरन ही जाकर वो FIR इस्लामाबाद दर्ज कराई। उतने ही बजे देखें 10 बजे वो कुआ, मैं 10:30 पौने 11 पहुंच गया इतने उसमें ड्यूरेशन में। तो FIR में डिले नहीं हुआ, क्योंकि FIR में जो डिले होता है, अनरीजनेबल जो डिले होता है, वो फैटल होता है, बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए फिर 0 FIR। तो सबसे पहले क्या, जुर्म कमिट हुआ, उसके बाद FIR दर्ज हुई, कोई भी करवा सकता है। ये 154 CRPC 154 CRPC के तहत FIR दर्ज होती है। जैसे ही FIR दर्ज हुई, अब पुलिस को ताकत मिल गई 156 CRPC की। 155 हमने छोड़ दिया, क्यों? वो ऐसे जुराइम की रिपोर्ट्स हैं कि जो कॉग्निजेबल नहीं होते। ठीक, तो हम 154 से डायरेक्ट 156 पर आ गए, 156 CRPC पे आ गए। ये पुलिस की ऐसी पावर है कि जो उसमें करंट भर देती है, उसको बाख्तियार कर देती है कि अब आपको एक अथॉरिटी मिल गई, अब आप अपनी मशीनरी को, लॉ मशीनरी को मूव करें और जाकर देखें कि क्या हुआ है। अब पुलिस इसकी कार्रवाई करती है। मैंने देखो यहां पे निशान लगा दिया और यहां पे निशान है। अब यहां से लेकर यहां तक जो जा रहा है ना, ये वो चीजें हैं कि FIR के बाद अरेस्ट करने के तरीके पुलिस क्या करेगी। अब देखो यहां से 156 था ना, तो मैंने 156A यहां पर लिखा। क्यों? ये जो पावर पुलिस को मिली ना, ये वाली पावर, उसके बाद वो 156 से दोबारा 46 की तरफ जाएगी CRPC के, कि जैसे उसको पावर मिली 156 की, अब वो तैयारी करके पुलिस दौड़ पड़ी और उस क्राइम सीन पे जाके पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि क्या क्या वकूआ हुआ, वाकई कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। अगर तो कमिट हुआ है तो वो क्या करेगी, अब 46 पे आएगी, 156 से 46 पे चली गई पुलिस। अक्सर लोग ये कहते हैं कि 54 CRPC जो है ना, ये है पुलिस की पावर के अरेस्ट विदाउट वारंट। आप 46 क्यों पढ़ाते हैं? मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है, 46 क्यों पढ़ाते हैं? आप कहें 54 CRPC। नहीं मेरे भाई, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? 54 तो पुलिस का अरेस्ट करने की काइंड है कि पुलिस 9 केस ऐसे होते हैं जिनमें बगैर मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये तो काइंड है। 46 है असल। क्या है? अरेस्ट हाउ मेड। आप पढ़ के देखें CRPC को, अरेस्ट हाउ मेड, कि गिरफ्तार कैसे करेगी। ये तो गिरफ्तार करने की वो 9 किस्में हैं कि जिनके अंदर बगैर वारंट के गिरफ्तार करेगी। तो काइंड है। गिरफ्तार कैसे किया जाता है, हाउ अरेस्ट इज मेड, किस तरह अरेस्ट किया जाता है, वो तरीका है 46 में। तो 46 में क्या होगा, पुलिस आएगी, उस शख्स को गिरफ्तार करेगी। कैसे? अगर तो वो शख्स जोर जबरदस्ती कर रहा है तो पुलिस भी जोर जबरदस्ती करेगी। अगर वो शख्स बाय साइन, बाय लैंग्वेज, बाय बॉडी लैंग्वेज या किसी भी इशारे से कहता है ठीक है जी मैं सरेंडर करता हूं, अब पुलिस उसको मारे पीटेगी नहीं। ठीक है, तो पुलिस को किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि वो जब किसी को अरेस्ट करके लेके आए तो उसको मारती पीटती लेके आए। ये गैर कानूनी है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो पुलिस 46 में क्या कहा, अगर उसने सरेंडर कर दिया, लफ्जों से कहते ठीक है मैं चलता हूं, तो सही, आप चलें उसको लेकर। तो 46 में पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। 47 में क्या करेगी, 47 सेक्शन में CRPC में पुलिस वारंट लेती है। ठीक है, यानी सर्च वारंट के जरिए किसी जगह पे दाखिल होती है। यह है कि सर्च ऑफ प्लेस अंडर वारंट 47 में, कि किसी जगह के अंदर पुलिस को यह पता चला कि यह शख्स इस घर में दाखिल हुआ है, तो अब उस घर में बगैर सर्च वारंट के तो पुलिस नहीं जा सकती ना। 47 ये कहता है, 48 में जा सकती है, वो मैं बताता हूं। 47 में जो नॉर्मल तरीका है वो सर्च वारंट लेगी, मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लेगी, इस जगह के ऊपर फलां बंदा अंदर दाखिल है, वो सर्च वारंट जाकर उसके घर वाले को दिखाएगी कि आपके घर में है, ये मैं सर्च वारंट लेकर आए हैं, हमें अंदर दाखिल होने दो। तो वो बंदा बाउंड हो जाएगा कि उनको अंदर दाखिल करवाएगा और उसकी मदद करेगा। 47 में
48 में है कि नो टाइम ऑफ वारंट। अगर पुलिस को यह लगे कि जब तक मैं सर्च वारंट निकलवाने के लिए जाऊंगी यह बंदा यहां से मफरूर हो जाएगा, फरार हो जाएगा, तो अब पुलिस क्या कर सकती है, बगैर सर्च वारंट के उस घर के अंदर से उसको अरेस्ट कर सकती है। मगर पहले क्या करेगी उसको देखो। अगर तो वो बंदों को पहले दरवाजा खटखटाएगी 48 में कि दरवाजा खोल लें, वो नहीं खोल रहे, खोल लें, नहीं खोल रहे, बंदा को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो दरवाजे तोड़ देगी। 48 के तहत उसको पावर मिल जाती है कि वो ब्रेक ओपन कर सकती है डोर को, कि ब्रेक डोर कर सकती है, कि दरवाजों को खिड़कियों को तोड़ के अंदर दाखिल हो सकती है। हां, अगर अंदर जनाना है, औरतें हैं, कि ब्रेकिंग ओपन जनाना, बापर्दा औरतें हैं जो आम लोगों के सामने नहीं आती, अब पुलिस क्या करेगी कि वहां पर उनको इन्फॉर्म करेगी कि हम इसमें दाखिल हो रहे हैं, अब आप क्या करें कि यहां से साइड पे चले जाएं। तो यानी अगर अंदर लेडीज हैं तो पुलिस उनको पहले प्रॉपर टाइम देगी, माकूल टाइम देगी कि अब आप क्या करें, यहां से निकलकर साइड पे हो जाएं, हमने शख्स को गिरफ्तार करना है। तो उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए क्या किया जाएगा कि अंदर बगैर वारंट के दाखिल भी हो सकती है, अगर वो मदद नहीं कर रहे खिड़की दरवाजे भी तोड़ सकती है, मगर अगर अंदर लेडीज हैं तो पहले उनको साइड पे किया जाएगा। तब 49 में पुलिस अंदर दाखिल हुई, बंदों ने क्या किया कि अच्छा पुलिस अंदर दाखिल हुई, हमें गिरफ्तार करने के लिए आई थी, पुलिस इस कमरे में है, मुजरिम दूसरे कमरे में है, और उसके जो घर वाले जो उसके साथी हैं वो पुलिस को बंद कर देते हैं कि पुलिस इस कमरे में है, बाहर से कुंडे लगा दिए, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद करके ताले लगा के चले गए। पुलिस को यह पता है कि अब हम तो नहीं निकल सकते यहां से, तो 49 उसको यह कहता कि ब्रेकिंग ओपन डोर्स फॉर लिबरेशन, कि पुलिस अब अपने आप को बचाने के लिए आई तो उसको गिरफ्तार करने के लिए हो, खुद गिरफ्तार जब जाती है तो पुलिस को 49 के तहत यह पावर मिल जाती है कि वो दरवाजे खिड़कियां तोड़कर अपने आप को बाहर निकाल लें। 50 में कहा कि नो अननेसेसरी रेजिस्टेंस। पुलिस के हाथ वो बंदा आ गया, पुलिस ने पकड़ लिया 50 में, अब उस पे इतनी ताकत लगाएंगे पकड़ने में जितनी वो रेजिस्टेंस कर रहा है। ये नहीं कि वो हल्का सा हिल रहा है और वो उस पे इतना तशद्दुद कर रहे हैं कि हद से ज्यादा, नहीं, नो अनरेजिस्टेंस। तो अननेसेसरी रेजिस्टेंस के कोई अननेसेसरी रेजिस्टेंस नहीं होगी। वो बंदा जितनी कोशिश कर रहा है आप भी माकूल उतनी कोशिश करें उसको पकड़ने की। वो भागा जा रहा है तो आप भी उसको पकड़ के घसीट सकते हैं। ये नहीं कि वो तो हल्की सी वो रेजिस्टेंस करा और आप उसके ऊपर जालमाना तशद्दुद कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये कानूनन जुर्म है। तो देखें, ऑफेंस कमिट हुआ, 154 के तहत FIR दर्ज हुई, 156 के तहत पुलिस को पावर मिल गई, 46 के तहत उसने क्या किया, बंदे को अरेस्ट किया। अरेस्ट हाउ मेड, किस तरह अरेस्ट किया, सरेंडर उसने कर दिया तो कहा ठीक है जी आप चले। 47 में वारंट लेकर, सर्च वारंट लेकर घर में दाखिल हुई और वहां से बंदे को अरेस्ट किया। 48 के अंदर टाइम नहीं है सर्च वारंट का, तो अब पुलिस क्या करेगी कि बगैर सर्च वारंट के अंदर दाखिल हो सकती है पहले, मगर पहले दरवाजा खटखटाएगी, वो अंदर नहीं जाने दे रहे, अब खिड़कियां दरवाजे तोड़ के अंदर आ सकती है, और अगर अंदर लेडीज है उनको प्रॉपर टाइम देगी, आप साइड पे हो जाएं। 49 में यह है कि पुलिस अंदर गई थी, बंदों ने उसको खुद बंद कर दिया, अब वो दरवाजे तोड़ के अपनी जान बचाकर बाहर निकल सकते हैं। 50 में बंदा अरेस्ट हो गया, अब उस पर इतनी फोर्स लगाएंगे कि ताकि भागे ना, उसको गिरफ्तार करके ले आए, गैर जरूरी ताकत नहीं लगाएंगे। 51 में सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, आदमी की जो तलाशी होती है ना वो 51 के तहत होती है, और औरत की जो तलाशी होती है वो 52 के तहत होती है। 52 के तहत औरत की होती है, 51 के तहत आदमी की तलाशी होती है। अब आदमी की तलाशी 51 के जरिए उसकी तलाशी ली जा रही है कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं, कोई वेपन तो नहीं, कोई हथियार तो नहीं, एनीवन कोई भी चीज उसकी तलाशी लेंगे और जो गैर जरूरी चीजें हैं वो अलग कर लेंगे।
किसके अंदर 51 में अरेस्टेड पर्सन की यानी आदमी की तलाशी हुई और 52 में सर्च ऑफ वुमेन, औरत की तलाशी सिर्फ औरत ले सकती है, आदमी नहीं ले सकता। बहुत बड़ा जुर्म है ये। तो औरत की तलाशी औरत लेगी, पुलिस लेडी पुलिस लेगी। अगर लेडीज पुलिस फॉर एग्जांपल अवेल नहीं है तो उस वक्त कोई भी मकूल औरत जिसको पुलिस कह दे कि आप इसकी तलाशी ले ले, तो वो एक सिटीजन, पाकिस्तानी सिटीजन होने के नाते वो बाउंड हो जाएगी कि अब उसकी तलाशी लेगी। 53 सीज ऑफ ऑफेंसिव वेपन, वो तमाम जो हथियार हैं, अगर उस बंदे के पास कोई चाकू है, कोई खंजर है, कोई पिस्टल है, या कोई भी ऐसी चीज जिससे वो हमला कर सकता है, पुलिस वो सब का सब उससे लेके सीज कर लेगी, अपने पास महफूज कर लेगी। इसमें एक और बड़ी कीमती चीज है, इसमें यह भी है कि पुलिस अक्सर तमाम चीजें ही ले लेती है। मोबाइल भी ले लिया, घड़ी भी उतरवा ली, तमाम चीजें, उसके पैसे भी, उसका शनाख्ती कार्ड भी, वो सब अपने पास रख लेती है, फिर वो बाद में उसको दिया जाता है। तो ये क्यों करती है? ये इसलिए करती है कि एक तो इसका ये तरीका होता है कि आपके पास सिर्फ जो आपके नेसेसरी वेयर्स एंड टीयर्स हैं, जो आपका लिबास है, जिस तरह आपने जर्सी पहननी है, सर्दी का मौसम है, या आपने आप जो लिबास पहनना, वो आपको इजाज़त होती है कि आप उसको रखें। उसके ऊपर पे काफ़ी बातें हैं, कानूनी भी और गैर कानूनी भी, वो हम किसी और लेक्चर में देखेंगे ऐसा क्यों करती है। गैर कानूनी भी इसमें मामलात आते हैं कि पुलिस को पता है इसके जेब में इतने पैसे हैं, तो मैं बाद में लिख दूंगी ठीक है जी, इसमें सिर्फ 10,000 मुझे मिले जबकि मिले थे 50,000। तो इस तरह की चीज़ें भी गैर कानूनी होती हैं, मगर कानूनी नुक्ता नज़र भी इसके अंदर है, वो अगले किसी लेक्चर में देखेंगे। तो उन्होंने उसका तमाम जो उसका लिबास वगैरह को छोड़कर बाकी चीज़ें उन्होंने अपने पास रख ली। अब है 53A, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय डॉक्टर। अगर किसी शख्स ने रेप का कोई जुर्म कमिट किया है, जिना किया है या जिना करने की कोशिश की है, तब उस मुजरिम को, अक्यूज्ड को, मुल्जिम को, उस अक्यूज्ड मुल्जिम को पुलिस क्या करेगी? अब उसको उसका एग्जामिनेशन करवाएगी कि डॉक्टर के पास लेके जाएगी, देखो इसके पास कौन कौन से ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि वाकई ही इस शख्स ने रेप करने की कोशिश की है, ये रेप कर रहा था। तो 53A में एग्जामिनेशन किसका होता है? उस शख्स का कि जिसने रेप करने की कोशिश की थी, मुल्जिम का। अब है 54, ये वो है जिस पे बार बार अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि ये आपको पढ़ाना चाहिए। 46 की तरफ क्यों आते हैं भाई? 46 तो है, देखो मैंने अभी बताया ना, 46 में पुलिस पकड़ेगी, 47 के अंदर जाकर सर्च वारंट लेगी। तो ये तो देख, ये पूरा एक तरीका है। मैं डायरेक्ट यहां से उठकर 156 से उठ के मैं कहूं 54 कि 54 में बगैर वारंट के पुलिस गिरफ्तार करती है। 9 तरीके हैं, वो हम इसके ऊपर अलग एक डिटेल लेक्चर देंगे कि 9 तरीकों के अंदर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती बस। मगर कैसे करती है ये तो उसमें नहीं लिखा। कैसे बॉडी को वो सीज करती है ये भी नहीं लिखा। वो सरेंडर कर दे तब वो पुलिस उसको मारे पीटेगी, ये भी नहीं लिखा। अंदर घर में दाखिल होने के लिए सर्च वारंट दिखाएगी, ये भी नहीं लिखा। दरवाजे खिड़कियां तोड़ के अंदर दाखिल होगी, ये भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा इसमें, तो सिर्फ ये कहा बस ये तो काइंड है कि वो उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है बस। अब उसने 54 से हम डायरेक्ट छलांग लगा रहे हैं 60 की तरफ, दरमियान में हम छोड़ रहे हैं। 60 में अरेस्टेड पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट। पुलिस जैसे किसी शख्स को अरेस्ट कर लेती है ना, 24 घंटे तक पुलिस को पावर है कि वो उस शख्स को मजिस्ट्रेट के पास पेश ना करे, 24 घंटे के लिए अपने पास रखे। अगर उस 24 घंटे में उसको जुर्म साबित हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अब उसको 24 घंटे अगर बीत गए तो उसको अब मजिस्ट्रेट 60 ये बताता है कि अरेस्टेड पर्सन जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। 61 बताता है कितनी देर बाद पेश करना पड़ेगा, तो 61 ये बताता है कि 24 घंटे के बाद करना पड़ेगा। तो 60 ने कहा कि जो आपने मुल्जिम पकड़ा है उसको आपने मजिस्ट्रेट के पास पेश करना, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। अगर मुतलका मजिस्ट्रेट नहीं बैठा
तो कोई भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हो, उसके पास उसने पेश करना, चाहे वो इंपावर्ड हो या ना हो, मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो उसके केस को ट्रायल कर सकता हो, यानी मिसाल के तौर के ऊपर वो उसको इलाका ना लगता हो, किसी और इलाके का मजिस्ट्रेट हो। मिसाल के तौर पर खानपुर में अरेस्ट किया तो खानपुर का मजिस्ट्रेट छुट्टी पे है, ये कोई ऐसा हंगामी हालात है, वो यहां पे है ही नहीं, और 24 घंटे हो गए। अब पुलिस ने क्या करना है, और पुलिस को पता कि अब ये नहीं आएंगे मजिस्ट्रेट साहब, ये कोई ऐसी ड्यूटी पे चले गए हैं, कोई इमरजेंसी मसला हो गया, तो किसी और इलाके, किसी और तहसील की तरफ चले जाएंगे। सर लियाकतपुर हमारे साथ लगता है, रहीम यार खां है, तो वहां चले जाएंगे, तो वहां पर जाके क्या करेंगे, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तो 61 बताता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उसको पेश करना है। पुलिस उसको जाके पेश करेगी, मैंने शख्स को अरेस्ट किया है, 24 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने इस शख्स से कोई चीज अभी तक जो है मुकम्मल नहीं, मैंने इससे कोई चीज उगलवाई। तो अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे कि अब पुलिस की इस कार्रवाई पे चाहे तो उसको रिमांड दे देंगे, चाहे नहीं, वो रिमांड में आकर आगे पढ़ते हैं। ये है। तो अब है 62, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने पेश किया तो 62 ये कहता है, 62 ये कहता है सीआरपीसी कि पुलिस को अपने बड़ों को भी तला देनी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि मैंने शख्स को जो अरेस्ट किया है, तो ये शख्स मैंने इसको एप्रीहेंशन किया, इसको पकड़ा है इस जुर्म के अंदर। तो ये नहीं कि वो थाना, मुतलका थाना अपने पास बस उसको रख के बैठ जाएगा। एक तरफ मजिस्ट्रेट को भेजा जा रहा है, वो दूसरी तरफ इसकी इतला हाई ऑफिसर्स को दी जा रही है, अपने मुतलका डिपार्टमेंट को दी जा रही है कि इस शख्स को हमने इस तरीके से एप्रीहेंशन में किया है, इसको धर लिया, इसको पकड़ लिया। 63, जिस शख्स की गिरफ्तारी डाल दी गई, अब वो शख्स पुलिस ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसको छोड़ने के 3 तरीके हैं। पहला है ऑन बाउंड, कि उसकी अपनी ही जमानत पे पुलिस छोड़ दे, कोई छोटा मोटा अगर जुर्म है तो, या बेल, उसकी जमानत हो जाए, या स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जो है वो स्पेशल ऑर्डर जारी कर दे कि शख्स को छोड़ दें। याद रखना, जब पुलिस गिरफ्तारी डाल देती है, एक है पकड़ लेना, गिरफ्तार कागजात में उसने नहीं लिखा मैंने कि इसको गिरफ्तार किया, और पुलिस करती भी यही है। माजरत के साथ यही होता है कि शख्स को गिरफ्तार कर लिया, गैर कानूनी हिरासत में रखा, उसको मारा पीटा कि ठीक है, जब मैं पैसे दे दें तो हम आपको बगैर उस तरह छोड़ देंगे, अगर नहीं मिलते पैसे तब उसको इतने दिन टॉर्चर करते रहेंगे। वो अभी है जेल, उसके हवालात में, पुलिस स्टेशन में, मगर कागजात में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि वो अरेस्ट है। इसको गैर कानूनी हिरासत कहते हैं, आपसे भेजा है। अब आप अदालत में जो बेलेफ होता है उसके जरिए कार्रवाई करवा सकते हैं, पुलिस के ऊपर रेड करवा सकते हैं, कि जैसे रेड होगा उसका तो वो पुलिस का स्टेशन के जो खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है कि तुमने गैर कानूनी हिरासत में एक शख्स को कैसे रखा। तो देखें, हमने यहां तक देखा कि पहले मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, 24 घंटे में पेश किया जाएगा, पुलिस अपने बड़ों को भी इतला देगी, और साथ क्या, उसको जो डिस्चार्ज कर सकती है, उसको जो छोड़, देखो लफ्ज़ है डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज कर रही है, बरी नहीं कर रही, उसको एक्विटल नहीं कर रही कि आप बाइज्जत बरी हैं, आप चले जाएं, ये नहीं होता। डिस्चार्ज होता कि छोड़ दिया, उसको दोबारा आप अरेस्ट करवा सकते हैं, दोबारा उसको खिंचवा सकते हैं अदालत में। देखो हमने यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमने देख लिया। अब देखो ये वाली लाइन शुरू हो रही है, 156 और ये 156A। 156A ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस अंडर सेक्शन 295C बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो ये कहता है 156A के वो जुर्म जिनका ताल्लुक तौहीन रिसालत से हो, मजहबी मामलात से हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम रैंक का ऑफिसर नहीं कर सकता, क्योंकि ये मजहबी मामलात हैं, बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं। तो इसके अंदर छोटा मोटा जो होता है, जो पुलिस वाले, उनको अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि बड़ा एक सेंसिटिव मामला है। सेम यही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किसमें करते हैं, 156B में। वो जुर्म जिनमें जिना हुआ हो, जिना का कोई मसला हुआ हो, उन तमाम तरह के जो भी
جنسی جرائم ہے ان کی بھی تفتیش جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے بلو جو رینک ہوگا وہ شخص نہیں کر سکتا، کم از کم سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرتا ہے۔ 157 سسپیکشن آف کوگنیزیبل اوفینس۔ دیکھو 154 میں پولیس نے کیا کیا، ایف آئی آر درج کی، 156 میں پولیس کو پاور مل گئی، پھر وہ پاور ملتے ہی وہ 40 سے لے کر اس شخص کو گرفتار کر کے 60 میں کہاں پہنچی، مجسٹریٹ کے پاس اس کو لے کے جانا ہے۔ 61 بتاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں لے کے جائے گی، 62 بتائے گا اپنے ہائل آفیسر کو بھی بتائے گی، 63 بتائے گا کہ اگر اس نے ڈسچارج کرنا ہے تو وہ 3 طریقے ہیں۔ 56A اور 56B نے یہ بتایا کہ جو 295C جو ہے 156A یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن بلو رینک جو ہوگا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس وہ نہیں کر سکتا، اور 156B یہ بتاتا ہے کہ زنا کے معاملات میں بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ جو بلو رینک ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے وہ نہیں کر سکتا۔ 157 یہ کہتا ہے کہ سسپیکشن بائی کوگنیزیبل اوفینس آف کوگنیزیبل اوفینس۔ 157 میں پولیس کو شک پڑ گیا کہ یار یہ معاملہ کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل ہے، کہ اس نوعیت کا ہے کہ میں اس کو بغیر مجسٹریٹ کی وارنٹ کے گرفتار کر سکوں یا نہیں۔ یہ سسپیکشن کا معاملہ، اب اس کی خاص رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ یہ ہم الگ الگ کچھ سیکشن اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے 154 کے اوپر الگ ڈیٹیل لیکچر ہم نے دیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے 157 بھی جو ہے ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر ڈیٹیل لیکچر کی ضرورت ہے، وہ ہمیں دینا ہوگا۔ تو یہاں پہ صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ پولیس کو شک پڑ جاتا ہے کہ جو جرم ہے یہ کوگنیزیبل ہے یا نہیں ہے۔ 158 رپورٹ ٹو مجسٹریٹ انڈر سیکشن 157۔ اب 158 نے یہ کہا کہ جو 157 کی جو رپورٹ بنتی ہے کہ کیا یہ جرم کوگنیزیبل ہے یا نہیں ہے، یہ والی رپورٹ بنا کر پولیس کس کو بھیجتی ہے، مجسٹریٹ کو بھیجتی ہے کہ آپ دیکھیں فیصلہ کریں میں نے کیا کرنا ہے، مجھے یہ جرم میں یہ شک نظر آ رہا ہے کہ یہ کوگنیزیبل ہے یا نہیں ہے۔ 159 CRPC پریلیمنری انکوائری بائی مجسٹریٹ۔ اس کے اندر جو مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ ایک انکوائری کر سکتے ہیں، پریلیمنری انکوائری، ابتدائی انکوائری کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جرم کی نوعیت کیا ہے، کس طرح کا جرم ہے یہ، اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، کس طرح ہوا، یعنی ابتدائی جو انکوائری ہوتی ہے یہ اس کی ہے۔ 160 پولیس کو یہ پاور دیتی ہے کہ جس کی چاہے وہ حاضری لگوا سکتے ہیں، اس کو کال کر سکتے ہیں۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ والا جو جرم ہے اس کے متعلق فلاں فلاں شخص اس کو جانتا ہے، اس کے متعلق کوئی نہ کوئی معلومات رکھتا ہے، تو وہ پولیس اس کو بلوائے گی کہ آپ آئیں اور آ کر ہمیں بتائیں یہ جرم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ 160 کی پاور ہے پولیس کی، اور 161 کی جو پاور ہے، ہم کہتے ہیں 161 کے بیان کروائے ہیں اکثر عدالت میں جب آپ پریکٹس کرتے ہیں، 161 کے بیان کروا رہے ہیں، 161 CRPC کے بیانات کروا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ پولیس کو جو بیان دیتے ہیں نا وہ شخص جس نے بلوائے ہیں 160 کے تحت، تو ان کے بیانات جو ہوں گے وہ 161 CRPC کے تحت ہوتے ہیں، کہ جس میں یہ کہا جائے گا کہ آپ نے کیا دیکھا، ہر شخص کا اپنا بیان ہوگا، وہ بیان قلم بند کرتے ہیں 161 CRPC کے۔ یہ بڑے قیمتی بیانات ہوتے ہیں، ان پہ بھی الگ ڈیٹیل لیکچر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم نے 163 چھوڑا، 164 کی طرف ہم آئے۔ یہ بیان تھا 161 کا پولیس کو، 164 کا بیان جو ہے مجسٹریٹ لیتے ہیں۔ یہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے کوئی بھی شخص جا کے اپنا بیان جو درج کرائے گا، پولیس کے بیان کی 161 کی اہمیت ہے، مگر جو پاورفل بیان 164 کا ہے وہ بہت بڑا بیان ہوتا ہے۔ ہاں اس سے بھی مکرا جا سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے غلط دیا یا مجھ پہ پریشر تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر پاورفل بہت ہوتا ہے۔ تو 164 کے بیانات جو ہوتے ہیں نا یہ مجسٹریٹ کو دیے جاتے ہیں۔ اکثر یہ اغوا کے کیسوں کے اندر کہ جب کہتے ہیں کہ فلاں نے اس کی لڑکی کو اغوا کر لیا، تو پھر لڑکی کا بیان ہوتا ہے کہ جی میں نے اغوا مجھے نہیں کیا بلکہ میرے سے نکاح تھا،
जो भी बयान वो देगी वो 164 का बयान होगा। या ये कन्फेशन भी होता है कि कोई शख्स अपना इकबाल जुर्म करे कि हाँ मैंने जुर्म किया है, तो भी 164 के बयान के तहत होता है कि पुलिस उसको बार बार कहेगी, ये पुलिस कहता हूँ सॉरी, मजिस्ट्रेट उसको बार बार कहेंगे कि देखें आप मजबूर नहीं है जो इकबाल जुर्म कर रहे हैं, क्या आप पे प्रेशर तो नहीं, क्या आप पे कोई दबाव तो नहीं, या आपकी जहनी कैफियत तो ऐसी नहीं है, चल जाके बाहर बैठे आपको जूस पिलाते हैं, फलां करते हैं फलां करते हैं, आप टाइम लें। बार बार मजिस्ट्रेट उसको टाइम देगा, उसको बताएगा, बाउंड नहीं है, ना डरें। अगर पुलिस ने कहा है तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको पुलिस के पास नहीं भेजूंगा, मेरा वादा है कि मैं आपको हाईली प्रोटेक्शन की जगह पे भेजूंगा, आप ना डरें किसी से। जब वो फिर भी मजिस्ट्रेट साहब देखें कि शख्स कहता है कि नहीं मैंने किया ही है, तब फिर उसके कन्फेशन को मानते हैं। तो 164 का बयान, जो आम बयान होते हैं वो भी 164 के मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, और जो कोई शख्स अपने इकबाल जुर्म करता है वो भी 164 के तहत वो कर रहा है। 164A मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, देखें यहां पे था 53A एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय डॉक्टर। यहां पर मुजरिम मुलजिम, यहां पे मुलजिम जो है अक्यूज्ड है, जो रेप कर रहा है, उसका मेडिकल टेस्ट हो रहा है। और 164A में जो टेस्ट हो रहा है ना, ये हो रहा है विक्टिम का, जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, रेप का, जिसका रेप किया गया है या जिसकी रेप करने की कोशिश की गई है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है 164A के तहत होगा, जो विक्टिम है रेप का। ये तो हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि आम हॉस्पिटल करता है। 164B के तहत जो है ना वो डीएनए टेस्ट होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, इसका टेस्ट होता है कि देखें जो उसके ऊपर जो स्वैब पाए गए हैं सेमन वगैरह के या उसके ब्लड के, एनीवन किसी भी चीज के, उनका टेस्ट होगा। ये फोरेंसिक लेबोरेटरी में होता है। ये हाईली प्रोटेक्टेड जो है एक इदारा है, तो इस पे हम अलग लेक्चर इंशाल्लाह देंगे कि फोरेंसिक साइंस क्या है, उसके जो डीएनए टेस्ट कैसे होते हैं, इसकी बड़ी एक सीरीज जाएगी डीएनए की, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पे अब आप बस ये देखें कि उसका टेस्ट होगा बाय कंसेंट, उसकी मर्जी होगी कि मैं अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहती हूं या नहीं, तो या उसके गार्डियन की रजामंदी होगी, तो उसकी रजामंदी का कंसेंट फॉर्म लेकर, उसकी इजाजत लेकर अब उसका डीएनए किया जाता है 164B के तहत। अब देखो 164 से हमने डायरेक्ट फिर छलांग लगाई किस पे, 167 पर। पुलिस ने बंदे को पेश किया कि मुझे 24 घंटे हो गए, ये शख्स मैंने पकड़ा हुआ है, मगर मुझे इतना उम्मीद है, ये इतनी मुझे सस्पेक्शन है कि मैं इसको अगर अपने पास और रखूं तो मैं इससे बहुत सी चीज़ें उगलवा सकते हैं, इससे हासिल कर सकते हैं, इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या पता इसके पीछे और भी लोग हों। तो इसको कहते हैं रिमांड। रिमांड पे हमारा अलग लेक्चर ऑलरेडी जो है वो रिकॉर्डेड है, बड़ा डीप में लेक्चर है, उसको जरूर देखें आप। उसमें पूरा तरीका बताया है कि औरत का रिमांड कैसे होगा, आदमी का रिमांड कैसे होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ मुख्तसर बताता हूँ कि जब 24 घंटे पुलिस को हो जाते हैं, वो नाकाम हो जाती है, या आधी कामयाबी, एक जुजवी तौर पे थोड़ी सी कामयाबी उनको मिल गई, या उनको शक है कि इसके पास कोई चीज़ है, इसको जुर्म के बारे के अंदर मुलव्वस है, तो मजिस्ट्रेट साहब अगर चाहें और वो पुलिस से इत्तफाक करें, तब वो रीजन लिखने के पाबंद होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का रिमांड दे सकते हैं। मगर आप प्रैक्टिस में देखेंगे 14 दिन का रिमांड मिलता है, फिर 15 दिन क्यों? मजिस्ट्रेट देगा उसको 14 दिन का रिमांड, मगर जो 24 घंटे वो पुलिस के पास रहा था, जब उसका रिमांड हासिल नहीं किया गया था, तो वो एक दिन शामिल हो जाता है। तो 14 दिन वो जो मजिस्ट्रेट रिमांड दे सकता है, और एक दिन वो जो उसको बगैर रिमांड के पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा था, तो वो मिलकर 15 दिन हो जाते हैं, तो ये उसका रिमांड होता है। ये पुलिस को एकदम नहीं दिया जाता कि 14 दिन का डायरेक्ट दे दिया गया, आम हालात में ऐसा नहीं होता, बल्कि जज साहब, ये मजिस्ट्रेट साहब 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन इस तरह का रिमांड देते हैं, और फिर ये देखते हैं कि इस दौरान पुलिस ने क्या प्रोसीजर किया है, क्या उसने कामयाबी हासिल की। अगर उसने कामयाबी हासिल की है तो फिर आगे उसको रिमांड मिलेगा, अगर उसने इस दौरान कुछ भी नहीं किया तो उसको आगे रिमांड नहीं दिया जाएगा। औरत का जो रिमांड है वो आम हालात में नहीं होता,
औरत का रिमांड जो है बड़े संगीन नोयत के जुराइम में होता है और वो भी पुलिस स्टेशन में नहीं होता, उसका रिमांड जेल में होता है। ये पूरा डिटेल्ड लेक्चर आपने जरूर देखना है, ये बड़ा कीमती लेक्चर है। तो देखिए यहां तक रिमांड आ गया। अब है 168 सीआरपीसी की रिपोर्ट टू इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब ये जो तफ्तीशी, जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो ये सारी तफ्तीश कर रहा था, इसने अपनी तफ्तीश मुकम्मल की, रिमांड लेकर जो कुछ इसने बनाई रिपोर्ट, अब इसने पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है उसको ये रिपोर्ट पेश कर दी कि देखें जी मैंने ये रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ऑफिसर को ये लगता है, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, ये बंदा इस जुर्म में मुलव्वस नहीं है, बेगुनाह फंसा दिया गया, या उसको कोई शक है कि ये ऐसा मामला नहीं है, तो ये पुलिस की बहुत बड़ी पावर है कि वो रिलीज कर सकती है अक्यूज को। देखो रिलीज का लफ्ज है यहां पर, ये नहीं कि उसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, ये पावर पुलिस को नहीं है, ये अदालत को होती है। तो 169 सीआरपीसी के तहत पुलिस को बहुत बड़ी पावर है कि वो उस शख्स को रिलीज कर सकती, जाए मैं आपको रिलीज करता हूं, बाकी मामला अदालत देखे ना देखे, मेरी तरफ से आप बेगुनाह हैं, आप चले जाएं, ठीक, बाइज्जत बरी नहीं है, एक्यूटल नहीं है। मगर पुलिस इसका इस्तेमाल बहुत कम करती है, करती ही नहीं, प्रैक्टिस में आप इसको देखेंगे भी नहीं। क्यों? वो अपने जिम्मे नहीं लेती मामलात, उसको पता है कि ये बंदा जो है अगर इस तरीके से मैं इसको छोड़ दूं तो ये बंदा तो मेरे घाटे पड़ जाएगा, कल को कोई मसला हो गया, जो हमारे पास जो प्रोसिक्यूशन वाली साइड है, मुद्दई पार्टी जो है वो तो मैं खा जाएगी कि तुमने बंदा किस तरह वो किया, तो इसलिए पुलिस इसका इस्तेमाल बहुत कम करती है। 170 केस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट इफ एविडेंस इज सफिशिएंट। 169 में क्या हुआ था, पुलिस को लगा जुर्म नहीं है, उसको रिलीज कर दिया। 170 ये कहता है कि पुलिस को शक है कि नहीं जुर्म है, सफिशिएंट, इतने सबूत हैं, शवाहिद हैं कि ये जुर्म बनता है, इस शख्स ने किया है। अब पुलिस क्या करेगी कि उस शख्स को ये वाला मामला मजिस्ट्रेट को रेफर कर देगी कि मजिस्ट्रेट साहब आप देखें कि ये जुर्म हुआ है, तो केस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट इफ एविडेंस इज सफिशिएंट। अगर एविडेंस शवाहिद इतने ज्यादा हैं, माकूल हैं कि जुर्म हुआ है, तो ये केस रेफर मजिस्ट्रेट को हो जाएगा। 171 नो रिक्वायर ऑफ कंप्लेनेंट या विटनेस टू गो टू मजिस्ट्रेट या कोर्ट। 171 ये कहता है उन शख्सों को, उन गवाहीन को मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं कि पुलिस वाले कहें ठीक है जब हम मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, कंप्लेनेंट साहब जो आपने केस दर्ज करवाया आप भी आए, और जो विटनेस साहबान हैं वो भी मेरे साथ चलें ताकि हम इकट्ठे होकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हों कि जुर्म हुआ है। नहीं, ना तो कंप्लेनेंट की जरूरत है ना विटनेस की जरूरत है। 171 क्या कहता है कि नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, आप क्या करें, खुद जाके लेके चले जाए, ये आगे दे। और ये अक्सर किसके जरिए दिया जाता है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए मजिस्ट्रेट को पुलिस देती है, खुद पुलिस की पावर नहीं होती कि डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब को पेश कर दे। 172 डेली पुलिस डायरी, ये वो है जिसको कहते हैं मिसल, ठीक है, कि मिसल के अंदर आपका क्या लिखा है, कि उसके अंदर आपको जिमनियों में क्या लिखा है, अंदरूनी जिमनी, बैरूनी जिमनी जो होती है, यानी बैरूनी जिमनी तो एक टाइटल होता है कि आज मैंने क्या किया, अंदरूनी जिमनी जो होती है उसके अंदर सारा का सारा ये कि आज मैंने क्या क्या पूरा प्रोसीजर, उसका सारा का सारा हवाला होता है। तो ये जिमनियां है। 172 जो है पुलिस डेली पुलिस डायरी जो है, इसके अंदर जो है ये एक पुलिस डेली की कार्रवाई लिखेगी कि आज फला डेट को मैं इस शख्स को, मुलजिम को मजिस्ट्रेट साहब के पास लेके गया, मैंने उसका रिमांड लिया, इतने बजे मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गया, हम इसका टेस्ट कराया, आज मैंने उस गवाहान को बुलाया, उनके बयानात कलम बंद करवाए, फला फला लोग आए, फला ये हुआ। तो ईच एंड एवरी डे की वो रिपोर्ट जो लिखते हैं वो क्या होती है, वो 172 के तहत होती है कि डेली डायरी रिपोर्ट, यानी डेली जिमनी लिखेंगे। 173 है चालान। अब ये जो उसने रिपोर्ट लिखी ना, ये अब वो मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करेंगे 14 दिन के अंदर अंदर। जब उसने अरेस्ट किया उसके 14 दिन के अंदर अंदर वो शख्स जो है वो उसको पेश करेंगे
173 में रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट, या इसको चालान कहते हैं, ये थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर किया जाता है। यानी चालान डायरेक्ट पुलिस उठाकर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश नहीं कर सकती, बल्कि कहां जाएगा, ये जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए से। अनकंप्लीट चालान आफ्टर 14+3 डेज, पुलिस पाबंद है कि 14 दिन के अंदर अंदर वो मजिस्ट्रेट साहब को चालान पेश करे, मुकम्मल या नामुकम्मल। पुलिस मुकम्मल पेश आम हालात में करती ही नहीं, क्योंकि उन पे इतने केसेस होते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन, एक केस थोड़ा निभा रहा होता है, उसके पास कितने केस होते हैं, तो अक्सर वो क्या करते हैं, नामुकम्मल चालान पेश करते हैं। 14 दिन हो गया अभी तक उसका चालान मुकम्मल नहीं, तो मजिस्ट्रेट उसको 3 दिन और देंगे कि तुम 17 दिन है तुम्हारे पास, अब ये चालान पेश करो। तो वो 17 दिन के अंदर अंदर नामुकम्मल जो चालान होता है वो पेश कर देते हैं। नॉर्मली नामुकम्मल ही करते हैं, हाँ मुकम्मल भी किया जा सकता है। तो वो जाकर उसको पेश कर देंगे कि मैंने ये रिपोर्ट मुरतब की, इस दौरान मैंने ये इन्वेस्टिगेशन की, फलां किया। अगर नामुकम्मल चालान है तो वो क्या कहेंगे, अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मैं मजीद आगे जो है कार्रवाई करके ये करता हूं। 173 है पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड। 174 के अंदर ऐसी मौतें जिनमें पुलिस को शक हो कि ये बंदा बिल्कुल सेहतमंद था, अचानक कैसे मर गया, किसी ने जहर तो नहीं दे दिया, या सुसाइड का मामला तो नहीं है, या किसी जानवर ने उसको मार दिया हो, या किसी मशीनरी के जरिए कट पिट गया हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो। इस तरह की जो मशकूक मौतें होती हैं वो 174 के तहत होती हैं। इसमें क्या होगा कि पुलिस जो है वो रिपोर्ट करती है, यानी इसमें इंक्वायरी करती है, तो किसके जरिए, सुसाइड के मामले में। दूसरा है कि डाउटफुल जो डेथ होती है एनिमल मशीनरी के जरिए, उसमें एंटीमेशन टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो इंक्वेस्ट कर सकता हो। ये बड़े कीमती नुकता है। जो मशकूक मौतें होती हैं ना, उसके मुतालिक पुलिस मजिस्ट्रेट को, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, करीबी मजिस्ट्रेट, उसको फौरी बताएगी कि कैसा वाकया गुजरा है, कि मैं ये उसकी इंक्वायरी करने के लिए जा रही हूं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने हम जा रहे हैं। मगर वो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करने की पावर रखता हो। फर्स्ट क्लास जितने मजिस्ट्रेट होते हैं वो इंक्वेस्ट की पावर रखते हैं। इंक्वेस्ट किसको कहते हैं, वो मौतें, वो मामलात जिनके अंदर मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको इंक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो खुद वो कार्रवाई करता है उसको इंक्वेस्ट कहते हैं। 174, तो ये मशकूक मौतों के मामले के अंदर 174 आ गया। 174A ग्रीवियस इंजरी बाय बर्न, ऐसी तमाम की तमाम जो हादसात होते हैं जिनमें जलने का मामला होता है, केरोसिन ऑयल के जरिए, सुई गैस के जरिए, पेट्रोल के जरिए, उन तमाम के अंदर जो है वो 174A के जरिए से की जाती है। उसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ इंजर्ड पर्सन, पुलिस क्या करती है, जो जला हुआ शख्स, उसके अस्पताल लेके जाने से पहले पहले रास्ते में उसकी कोशिश ये की जाएगी कि अगर वो बोल सकने के काबिल है तो उसका बयान लिया जाएगा, भाई तुम्हें किसने मारा, किसी ने तुम्हें आग लगाई, किसी ने तुम्हारे साथ तशद्दुद किया, क्या हुआ। अगर बता सकता है वेल एंड गुड, नहीं तो उसको डॉक्टर के पास रेफर कर देंगे ताकि उसको वो अपने पास उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दे। उस ट्रीटमेंट के दौरान भी वो पुलिस पूछ सकती है या डॉक्टर भी पूछ सकता है, बता सकता है कि क्या हुआ, तो वो क्या करेगी, स्टेटमेंट इंजर्ड पर्सन का लेगी और रेफर टू मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर को रेफर कर देगी। फिर इन्फॉर्म मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को लाजमी इन्फॉर्म करेगी। याद रखना जो भी जुर्म होते हैं ना, मजिस्ट्रेट को लाजमी इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि इलाका मजिस्ट्रेट कहते हैं इलाका मजिस्ट्रेट, तो ये इलाका मजिस्ट्रेट का मतलब ये कि जिसको इलाका लगता है वो मजिस्ट्रेट उस पूरी इलाके का मालिक है, उसमें जो भी बीतेगा, जो कुछ होगा वो उसका जिम्मेदार है। उसके बाद है 175 समन बाय पुलिस अंडर सेक्शन 174 टू विटनेस। पुलिस को लगा कि 174A के अंदर फला फला बंदे जो है इनका कोई ना कोई मामला है, ये कोई इसके बारे के अंदर कोई विटनेस है, कुछ ना कुछ जानते हैं इस वकूए के बारे में, कोई ना कोई इनको इंफॉर्मेशन है, तो पुलिस सम्मन जारी कर देती है किनमें, 174 के अंदर, कि आप आए और आकर बताएं कि क्या हुआ था, ये वाकया क्या है। किसमें करती है, 175 में। 176 में केस ऑफ डेथ, ठीक है, इंक्वेस्ट बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 174
174 के अंदर जो मजिस्ट्रेट, देखो 174 के अंदर जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी ना, 176 के अंदर वो पावर मजिस्ट्रेट को मिल जाती है कि मजिस्ट्रेट ऐसी डाउटफुल डेथ, मशकूक मौतों के अंदर खुद इंक्वायरी करता है, उसको इंक्वेस्ट कहते हैं। तो इंक्वेस्ट का जब भी सवाल आए तो आप क्या कहेंगे, वो तमाम मशकूक मौतें, मामलात जिनके अंदर खुद मजिस्ट्रेट होकर वो इंक्वेस्ट करता है, वो इंक्वायरियां करता है, वो देखता है कि तो पूरी प्रोसीजर को देखता है कि हुआ क्या था, छानबीन जो करता है वो इंक्वेस्ट कहलाती है। ये बड़ा कीमती है, ये कब्र कुशाई का है। डिसइंटर बाय मजिस्ट्रेट, डिसइंटर का मतलब होता है कब्र कुशाई। 176 जो हमारे पास 2 है उसके अंदर मजिस्ट्रेट को ये पावर है 176(2) के तहत कि अगर वो ये देखे कि एक बंदे को जहर दे के मारा गया था, कोई शवाहिद बाद में मिलते हैं, पहले पोस्टमार्टम नहीं हुआ, या कोई ऐसा भी मामला, जो भी मामला जिसका ताल्लुक दफन की हुई लाशों से हो, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं कि कब्र कुशाई का हुक्म जारी कर सकते हैं। यानी वो कब्र कुशाई की पावर रखते हैं कि वो मुर्दे को निकलवा कर उसका टेस्ट, उसके बालों का, उसकी हड्डियों का, जो उसके बाकियात बचते हैं उसके जरिए वो कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा वो तमाम मराहिल जिसमें एक बंदा अरेस्ट होता है और पुलिस उसको किन किन लम्हों से गुजार के लेके जाती है, हमने सब देखे। उसका समराइज आपको बताता हूं। ऑफेंस कॉग्निजेबल हुआ, 154 के तहत पुलिस ने क्या किया, FIR दर्ज की। 156 के तहत पुलिस को पावर मिल गई कि इस शख्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाए इस जुर्म की। 46 के तहत पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, अगर उसने खुद इशारा दे दिया कोई मारपीट नहीं। 47 के तहत सर्च वारंट लेके उस घर का वो देखा। 48 के तहत टाइम नहीं है सर्च वारंट का, तो पुलिस क्या कर सकती है कि खुद दरवाजे वगैरह, अगर वो बंदे नहीं दरवाजा खोल रहे तो दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हो सकती है। 48 में ही अगर जनाना है अंदर, औरतें हैं, तो उनको टाइम दिया जाएगा, आप साइड पे चली जाए। 49 में पुलिस को किसी ने बंद कर दिया, दरवाजे लगा दिए, कुंडे लगा दिए, पुलिस अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे तोड़कर बाहर निकलेगी। 50 में पुलिस जो है वो कोई अननेसेसरी रेजिस्टेंस नहीं करेगी, जितना बंदा अरेस्ट होने के लिए अपने आप को बचा रहा है पुलिस उतनी ही ताकत उस पर लगाएगी, गैर जरूरी तशद्दुद नहीं करेगी। 51 के तहत आदमी की तलाशी होती है, 52 के तहत औरत की तलाशी होती है। 53 के तहत पुलिस क्या करती है कि जो उसके वेपन होते, जो सामान होता है, उसको सीज कर लेती है। 53A के तहत जो मुल्जिम है, जिसने रेप करने की कोशिश की है या रेप किया है, उसका मेडिकल टेस्ट, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर के पास करवाती है। 54 में वो 9 तरीके हैं जिनमें पुलिस किसी भी शख्स को बगैर गिरफ्तारी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। 60 में जैसे ही पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर, 61 में, 60 में उसको बता दिया गया तुमने इसको सिर्फ अपने पास रखना, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना। पुलिस पूछेगी कितनी देर बाद, तो 61 बता देगा 24 घंटे तक अपने पास रखो, नहीं तो मजिस्ट्रेट के साथ पेश करें। 62 के तहत पुलिस अपने हायर ऑफिसर को भी बताएगी कि मैंने बंदे को अरेस्ट किया है। 63 के तहत जो अरेस्टेड पर्सन, जो कागजात में गिरफ्तार हो चुका है, कागजात में, मैं बार बार कह रहा हूं, कागजात में, डॉक्यूमेंट में अरेस्ट हो चुका है, अब पुलिस उसको या तो उसकी बॉन्ड पर या बेल पे या मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर पे उसको डिस्चार्ज करेगी। ये तो हो गया। 56 से 156A में जो मजहबी मामलात होते, तौहीन रिसालत के मजहबी मामलात, उनमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे का रैंक वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। 156B में जो जिना के मामलात होते हैं, उसमें भी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से बिलो रैंक का है वो भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। 157 में पुलिस को शक पड़ जाता है कि ये मामला कॉग्निजेबल है या नहीं, उसके ऊपर पुलिस रिपोर्ट मुरतब करती है, और वो 158 में वो रिपोर्ट मुरतब करके जो 157 वाली है मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है कि इसमें मुझे शक है। 159 के अंदर पुलिस जो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करती है। ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करता है मजिस्ट्रेट, वो देखता है वाकई वकूआ हुआ था, ये किस नौयत का है, ये सारा। 160 में पुलिस उन बंदों को बतौर विटनेस बुलवाएगी, तुम इस वाक़े के बारे में जानते हो, आके अपने बयान कलम बंद कराओ। 161 के बयान पुलिस लेती है। 164 का बयान जो है वो कौन लेता है, वो मजिस्ट्रेट लेता है।
और इकबाल जुर्म भी 164 के तहत ही मजिस्ट्रेट के पास होता है। 164A में मेडिकल एग्जामिनेशन किसका होगा? विक्टिम का। 53A में हुआ था रेपर का, जिसने रेप किया था। और 164A में जिसका रेप किया गया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन है, डीएनए टेस्ट नहीं है, डीएनए टेस्ट होगा 164B में। 164A में मेडिकल टेस्ट हुआ विक्टिम का, और 164 में डीएनए टेस्ट करवाए जाएंगे अब उनके कंसेंट के जरिए। 167 में रिमांड दिया जाएगा कि आप रिमांड देती है पुलिस। ये ज़्यादा 24 पुलिस को रिमांड दिया जाता है मजिस्ट्रेट के जरिए। ये मजिस्ट्रेट को ही हक है रिमांड देने का, बाकी किसी को अथॉरिटी नहीं रिमांड की। और ये 14 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं दिया जा सकता। 15 दिन का रिमांड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दिन वो जो उसने अपने पास 24 घंटे पुलिस ने बगैर रिमांड के रखा था। 168 सीआरपीसी के तहत देखो, 167 के तहत क्या हुआ? रिमांड दिया। 168 के तहत रिपोर्ट टू इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, आईओ ने जो भी तफ्तीश की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वो अपने पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को भेज दी। 169 सीआरपीसी के तहत ये है कि पुलिस को लगा कि ये शख्स मुलजिम नहीं है, उसको वैसे ही फंसाया गया है या कुछ भी उसको ये लगा, तो पुलिस उसको डिस्चार्ज कर सकती, रिलीज कर सकती पुलिस उसको, मगर ऐसा करती बहुत कम है। 170 के अंदर है कि ये केस जो है अगर पुलिस को लगा कि नहीं वाकई इतने शवाहिद हैं, 159 में क्या लगा? शवाहिद नहीं है, मैं छोड़ रही हूं। 169 में, 170 में क्या लगा? नहीं शवाहिद हैं, मैं केस को मजिस्ट्रेट को रेफर कर देती हूं कि भाई अब आप देखें, मुझे तो लगता है मामला गड़बड़ है। तो आगे है 171 में कि जो कंप्लेनेंट है, जो मुद्दई पार्टी है और उसके जो गवाहान हैं, उनको मजिस्ट्रेट तक जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस खुद ब खुद केस को खुद रेफर कर देगी। 172 में रोजाना की जो जिमनी लिखी जाती है, जो रिपोर्ट मुरतब करती है पुलिस कि इसमें क्या जिमनी में लिखूं, उसमें मैंने आज क्या किया, डेली की जो प्रोसीजर है 172 के तहत। 173 जो है ये चालान होता है। ये किसका होता है? ये पुलिस मुरतब करती है। 14 दिन के अंदर अंदर उसको चालान पेश करना होता है, मुकम्मल या नामुकम्मल। मेजॉरिटी केसेस में नामुकम्मल चालान होता है। 3 दिन उसको इजाफी दिए जाते हैं कि आप 17 दिन के अंदर चालान को पेश कर दें, मुकम्मल या नामुकम्मल। 174 के अंदर सुसाइड के मामले, मशकूक मौतों के मुताल्लिक है कि इसके अंदर किस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। और 174A के अंदर क्या है कि जो जलने के मामलात हैं, आग के जरिए, तेल के जरिए, पेट्रोल, सुई, गैस, किसी के जरिए से, उसके मामलात 174A में आते हैं। 175 के अंदर पुलिस क्या करती है? सम्मन जारी करती है उन गवाहान को जो इसके मुताल्लिक जानते हैं, मशकूक मौतों के मुताल्लिक, उनको बुलवाएगी। 176 के अंदर यही पावर जो 174 की है, जो मशकूक मौतें हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन यानी उनकी पूरी की पूरी जो छानबीन है वो मजिस्ट्रेट खुद करता है, इसको इंक्वेस्ट कहते हैं। और 176(2) के तहत जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो कब्र कुशाई का हुक्म देते हैं कि आप कब्र खोदें और उसमें से मुर्दे को निकाल लें और उसकी पूरी की पूरी आप जांच पड़ताल दोबारा करें। यहाँ तक का हमारा था। हमारा में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम व सल्लु अलैहि। अल्लाह हाफिज़।